के कार्यों का अध्ययन करने के लिए उसके कार्य को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। जितने भी लोग दरोगा या और भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको यहीं पर लगभग आधा याद हो जाएगा और सिर्फ घर पर जाके इसको आपको 2 घंटा शांत चित्त मन होकर पढ़ना है, याद करना है और फिर मन में उसी पॉइंट को रिवाइज रिकॉल करना है। आप कल देखेंगे आप डेली बेहतर कर पाएंगे, है ना? ऐसा देखिएगा आप। हम लोग ये बात करेंगे 1793 का चार्टर एक्ट। पहले समझिएगा चार्टर एक्ट का नेचर क्या था। ये 20 वर्षों पर आता था। कितने वर्षों पर? ये 20 वर्ष पर आता था। दूसरा समझिएगा, ये जो है इसका हिंदी होता है राजलेख या राजपत्र, अर्थात ये डायरेक्ट अब ब्रिटेन के महारानी के माध्यम से निकल रहा था। ये चीज़, ये कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया कि कंपनी कैसे काम करती है उसको रीचेक करने के लिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये मतलब पूछेगा चार्टर एक्ट की शुरुआत कब होती है, तो 1793 से। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 186 को 93 कर लेना है ना, चूँकि वो आपको सुधार लेना है बाबू, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे, कल ही बोल चुके हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 93 में 20 वर्ष जोड़िएगा तो कितना होता है? 1813 होता है। अब फिर इसमें 20 वर्ष जोड़ेंगे तो कब आएगा? 1833। यानी ये भी चार्टर एक्ट है, ये भी चार्टर एक्ट है। अभी यहाँ पे पढ़ाए थे 20 वर्ष, कॉन्सेप्ट समझो, अपने याद आ जाएगा। 1793 के बाद 20 वर्ष में फिर कब आएगा? 1813 में। 13 के बाद फिर कब आएगा? 33 में। फिर 33 बाद कब आएगा? 53 में आएगा। 53 में खत्म होगा, फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? ब्रिटिश ताज 1858 शुरू हो जाएगा, है नहीं? देखना, तो शांत रहना। अब यहाँ देखना कि यहाँ पर है 1718, ये कंप्लीट हो गया। अब उसका हम लोग पढ़ेंगे 1813 का। यह चार्टर एक्ट क्या था? इसमें ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की बात की गई थी। ये क्वेश्चन 200-300 करोड़ बार पूछा गया है, VVI करके रखना कि किस अधिनियम के तहत भारत में प्रचार प्रसार की बात की गई थी। तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के शासन जो भारत से चल रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। कौन लगाया? ब्रिटिश ताज। ब्रिटिश ताज जो है, कंपनी का जो व्यापार भारत के साथ चल रहा था, यह व्यापारिक होगा, व्यापारिक लिखा हुआ है, गलती है। कंपनी के भारतीय व्यापारिक अधिकार, कंपनी के भारत के साथ होने वाला अधिकार को क्या कर दिया? प्रश्न पूछेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापार कब खत्म कर दिया गया? 1813 में। कौन खत्म किया? वहां ब्रिटेन से महारानी के द्वारा, ब्रिटिश ताज के द्वारा। यह अधिकार कंपनी से चीन, भारत के साथ खत्म हुआ, लेकिन किसके साथ बचा रहा? चीन के साथ। देखिए यह व्यापार बचा रहा। चीन के साथ भी खत्म होगा कब? 1833 में बचा, खत्म हो जाएगा। इसमें एक और काम हुआ था, 1 लाख रुपया शिक्षा के मद में खर्च करने की बात कही गई थी। ये नहीं लिखा हुआ होगा, इसको VVI है, याद रखना। 1 लाख रुपया शिक्षा के मद में खर्च करने की बात कही गई थी। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। हाँ, रिकैप कर देते हैं, रिकैप कर देते हैं। इस अधिनियम में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। दूसरा, 1 लाख रुपया शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने की बात कही गई। तीसरा, कंपनी का भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। चौथा, चीन के साथ व्यापार रहने दिया गया। यही बात थी। इसलिए समाप्त कर दिया गया क्योंकि इसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, घाटा में जा रहा था और अन्य भी चीज़ें थी जो कि गड़बड़ हो रहा था। उसी वजह से तो यह अधिनियम क्यों लाया गया, चार्टर एक्ट या राजलेख क्यों लाया गया? इसी वजह से लाया गया। तो कंपनी ऐसा क्यों हो रहा है? इसी वजह से यह व्यापार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसके आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। इसके साथ हम लोग चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। चलिए देखते हैं। अठारह 1833, अभी हम बोले थे ना 13 के बाद क्या आएगा? 33 आएगा। बोले थे ना 20 वर्ष जोड़ दिए, कितना आएगा? 20। इस अधिनियम को बोलते हैं सेंट हेलेना का अधिनियम। इस अधिनियम में सबसे पहला काम क्या हुआ? इस अधिनियम में चीन के साथ जो व्यापार चल रहा था उसको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, है ना। अब यहाँ सिखाते हैं आप लोग को 73 वाला एक बात, है ना। आप लोग यहीं पर कॉन्सेप्ट बनाइएगा, गलती मत कीजिएगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है आपको 1773 में सिखाए थे, 1773 में सिखाए थे
क्या चीज़ सिखा रहे हैं? देखो ना, एक सेकंड में सिखाते हैं। 1773 में आप लोग को सिखाए थे, 1773 में आप लोगों को सिखाए थे कि बंगाल जो था ना, बंगाल में एक पद था जिसका नाम था बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर। और इस पद पर कौन था? क्लाइव था। क्लाइव था। क्लाइव था। इसके बाद 1773 में स्टार्ट होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल बन जाएगा। और इस पद पर कौन बना? हेस्टिंग। अब जो है 1833 आ गया, और 1833 में बंगाल का जो नाम था वो हट जाएगा और इसके जगह लग जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। और इस पद पर कौन आएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक चीज़ और यही सिखा देते हैं कि 1833 के बाद 1858 में जब डायरेक्ट शासन ब्रिटिश ताज करेगा, यहाँ से ब्रिटिश ताज हमारे यहाँ शासन करेगा, तब यही गवर्नर जनरल हमारे यहाँ वायसराय बन जाएगा। और यह संपूर्ण भारत का तो था ही, और इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ये सीक्वेंस याद रखना। पहले बंगाल का गवर्नर, ध्यान से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, फिर वायसराय। यहाँ क्लाइव, यहाँ वारेन हेस्टिंग्स, यहाँ विलियम बेंटिक। यहाँ गलती करोगे नहीं ना? चलो आगे हम लोग देखते हैं, है ना? आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे। देखो बना, और संपूर्ण भारत के लिए क्या कर दिया गया? संपूर्ण भारत के लिए क्या किया? कानून बनाने का अधिकार दिया। अभी हम बोले थोड़ी देर पहले, कंपनी का जो चीन के साथ व्यापार बचा हुआ था वो भी समाप्त हो जाएगा। कहाँ पर? किस अधिनियम से? भारत के साथ व्यापार कब समाप्त हुआ? 1800। और जो बचा खुचा चीन के साथ था वो कब समाप्त हुआ? देखिए लिखा हुआ है, चीन के साथ चाय का व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी भविष्य में कौन काम करेगी? सिर्फ राजनीतिक काम करेगी। अगर करना है तो क्या करेगी? राजनीतिक काम करेगी। सर्वप्रथम देश की शासन प्रणाली में केंद्रीकरण, ये VVI है, इसको लगा के रखना। केंद्रीकृत शासन प्रणाली के स्टार्ट का लक्षण कहाँ से मिलता है? किस अधिनियम से मिलता है? इसी अधिनियम से मिलता है, 33 से। ये भी 200-300 करोड़ बार पूछा गया है। अब है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहली बार विधि आयोग का गठन किया गया। फिर है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। इतनी ही बातें हैं इसमें से, ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम लोग आगे अगला स्लाइड देखते हैं, ठीक है? केंद्रीकृत मतलब सत्ता केंद्रीकृत हो गया। सत्ता केंद्रीकृत मतलब होता है एक जगह स्थापित हो गया। कौन पूछा था? एक जगह स्थापित हो गया। भारत अभी केंद्रीकृत है कि विकेंद्रीकृत है? दोनों है। पंचायती राज शासन है कि नहीं? ये चीज़ है। केंद्रीकृत मतलब होता है कि एक जगह सत्ता से संचालित हो रहा था, वो टाइप से। अब हम लोग देखेंगे अगला। अब हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 33 में 20 जोड़िए, कितना आएगा? 33 में 20 जोड़ेंगे 53 आ गया। इसमें क्या क्या हुआ? इसमें 4 काम, लेकिन 3 ही काम इंपॉर्टेंट है जो आज तक हर एग्जाम में पूछा है। जहाँ जहाँ हम VVI लगाएंगे वो सब VVI लगाना, ठीक है? समझ में आ रहा है जय? ठीक। देखो, जिसको जल्दी दरोगा बनना है वो यहाँ पर मेरे पास बैठना आगे में, है ना? जिसको कम समझ में आता है यहाँ बैठना, उसको बढ़िया से दिमाग में घुसाएंगे हम, ठीक ना? 33 के बाद क्या आएगा? 53। 53 में शक्ति का विभाजन किया गया। क्या चीज़ का विभाजन किया गया? शक्ति को बांटा। कैसे? देखिए, विधायी और कार्यपालिका, पहली बार शक्ति बटा। अभी भारत के शासन प्रणाली के 4 आधारभूत स्तंभ हैं। मुख्य रूप से कितने हैं? 3। पहला है विधायिका, सीक्वेंस समझो। पहला है विधायिका, दूसरा है कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। तो ये विधायिका और कार्यपालिका का शक्ति का बंटवारा कब से देखने को मिला? 1853 में। और न्याय, अभी भारत में किस अनुच्छेद के तहत कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो याद रखना, हाँ तो चिल्ला के बोलेगी, याद रखना आर्टिकल 50। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बताए थे 200 अनुच्छेद, देखो कैसे टुप से बोल दिए। इसको भी 150 अनुच्छेद याद होगा, है ना? 80 पक्का ऑप्शन मिलेगा तो खटखटा के मार दीजिएगा, पक्का मारिएगा। हो ही नहीं सकता कि नहीं मार पाइएगा, हमसे पढ़ी है ना, इसलिए।
विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। और सिविल बहुत इंपॉर्टेंट, यही वाला वीवीआई है, ये वाला वीवीआई है और ये विभाजन वाला वीवीआई है। विधायिका शक्ति और कार्यपालक शक्ति में बंटवारा हुआ। और दूसरा है सिविल सेवा में भर्ती के लिए, है ना, क्या किया गया, सिविल सेवा में भर्ती के लिए क्या किया गया, खुली परीक्षा पहली बार आरंभ किया गया। इसको भिवाई कर लेना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और लिटरली घर में बैठ करके सोचना, याद करना, लिखना इसको, तब खूब बढ़िया से याद होगा। इस बार दरोगा बहुत, इस बार डबल स्टार लेना है, मेहनत करोगे। खाली शौक पालने से होगा? शौक कौन कौन पाला है, हमको देखने से लग रहा है शौक पाले है ना, दरोगा बनना है। तो दरोगा बनना है तो दरोगा कैसे मेहनत करना होगा ना, आपको वहाँ पर श्रेष्ठ लोग में बनकर जाना होगा। फिजिकल की जिम्मेवारी आप लीजिए। अगर संस्था के द्वारा, मैं अहम और घमंड की बात नहीं करता हूँ, संस्था के द्वारा बीच बीच में ये बात हम इसलिए बोलते हैं ताकि आप लोग एनर्जेटिक रहिए, ऊर्जावान रहिए। एक के बार एग्जाम आए फोड़ दीजिए, 100 में 80 क्वेश्चन सही, है ना। काहे हम बीच में ऐसा बोलते हैं, ताकि अगर आपका एग्जाम हुआ और आप पास कर गए तो हमको तो बांट के खुशी नहीं दीजिएगा। एक बार ये भी नहीं होगा कि सर सो लीजिए भेज देते हैं 10,000 रुपया, उजला पैकेट गया है, ऐसा तो नहीं होगा। सब चपोत के रखोगे, घूसखोर बनोगे, क्या बनोगे ये तुम्हारा अपना इस पर जाता है नहीं। लेकिन वो कब कर पाओगे, जब बनोगे, है कि नहीं। अच्छा, दरोगा बनने का शौक किसको किसको है, हाथ उठाओ। देखो कितना हाथ उठा है, आपको नहीं तो हाथ उठाइए ना हाथ उठाइए आप लोग भी, आप लोग को नहीं है ठीक। चलिए, तो हम क्या बोल रहे थे, संस्था के द्वारा पढ़ाया गया, घमंड की बात नहीं है, संस्था के द्वारा आपको जो भी विषय पढ़ाया जाएगा आप उसको कमांड करते हैं। वहाँ से दरोगा के एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन आने की क्षमता है उस विषय से, तो आप वहाँ पर 8 से 9 बनाइएगा। ये अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं है। नहीं यकीन हो रहा है तो आप घटना चक्र से बनाते चलिए, जो जो अध्याय पढ़े होंगे आपसे हराहर क्वेश्चन बन रहा होगा। हाँ, बना था, खूब बनेगा, एकदम पगला अज्ञा बैताल होके बनाइएगा, एकदम पावर के टाइप से। क्या रिपीट नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति को चेंज कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, है ना। चलिए आगे देखेंगे, ब्रिटिश ताज का शासन आएगा। अब ब्रिटिश ताज कब से है, 1858 से 1947। आप भी दीजिएगा ना इस बार, हाँ, 1858 से 1947 बोर्ड देखना। अब इसमें क्या हुआ, 1858 का अधिनियम, अब शासन जो है कंपनी से छीन लिया गया। किसके पास गया, जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं वहाँ पर से अब शासन संचालित होगा। सबसे पहला काम होगा, गवर्नर जनरल के पद को वायसराय बना दिया जाएगा। और इस पद पर पहली बार बैठने वाला व्यक्ति कौन बनेगा, लॉर्ड कैनिंग। अभी तुरंत क्रम समझाए, पहले क्लाइव, फिर विलियम बेंटिंक बोले, फिर कैनिंग। ये क्रम याद रखना है। पहले गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर जनरल, और फिर वायसराय। यही तो है क्रम, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे है का ये सब राज्य सचिव का पद सृजित किया गया। राज्य सचिव, इसको वीवीआई कर लेना, प्रश्न पूछा है, राज्य सचिव का पद सृजित किया जाएगा किसके लिए, समस्त प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए, समस्त भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और इसकी सहायता के लिए एक परिषद की गठन की गई थी, जिसमें कितना सदस्य था, 15। इसमें अब कुछ है, एक रिकैप दे देते हैं। इस अधिनियम के तहत ध्यान से सुनना और मन में चिंतन करना, ध्यान से सुनना, चिंतन करना। 1858 का अधिनियम के तहत शासन प्रणाली डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के पास चला गया, पहला पॉइंट। दूसरा, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, वायसराय, और पहला पद कौन बना, कैनिंग बने। दूसरा, सचिव का पद सृजित किया गया। सचिव का पद इससे सृजित किया गया ताकि प्रशासन को अच्छे ढंग से किया जा सके, और उसको मदद करने के लिए एक परिषद बनी, उसमें 15 मेंबर थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाक से और देखते हैं अगला। ठीक है, अब है भारत परिषद अधिनियम 1861। बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। जब ब्रिटिश ताज के पास यह अधिनियम चला गया, पावर चला गया, तो क्या हुआ, तब विकट स्थिति आ सकती है कि नहीं, विपत्ति आ सकती है कि नहीं। उस विपत्ति से बचने के लिए वायसराय को एक पावर दिया गया जिसको अध्यादेश कहा गया। समझना ध्यान से, पूछेगा अंग्रेज शासित भारत में
क्या वायसराय या गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी करते थे? तो आप बोलिएगा हाँ करते थे। समझ में आ रहा है आप? करते, एकदम सब कुछ खोल के उसको रखो एकदम, है ना, करते थे। तो किस अधिनियम से? ये कितना दिन तक वैलिड होता था? देखिए यहाँ लिखा होगा 6 माह तक वैलिड होता था, है नहीं। पहली बार विकेंद्रीकरण, इससे पहले क्या पढ़ाए 33 में केंद्रीकरण, पहली बार विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कैसे? मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को शक्ति, विधायी शक्ति बनाने का अधिकार दिया। ध्यान समझना, कौन कौन काम? पहला, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ? वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दिया। क्लियर? दूसरा, इस अधिनियम के तहत विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को कानून बनाने का अपना अधिकार मिला। यानी इसके लक्षण से क्या समझते हैं हम लोग? विकेंद्रीकरण समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगला, वायसराय आपातकाल में क्या बना सकता था? अध्यादेश जारी कर सकता था। और यह कितना दिन तक वैलिड होता था? अब चूंकि बात हुई है अध्यादेश की, तो एक चीज सिखाते हैं, अंग्रेज शासित भारत में किस अधिनियम से था? कौन करता था? बोलो ना एक साथ। वायसराय। अंग्रेज शासित भारत में 1861 के अधिनियम से कौन कर रहा था? वायसराय कर रहा था। और जब भारत आजाद हुआ तब 1935 के अधिनियम से क्या अभी वर्तमान का जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी करते हैं? तो आप बोलेगा हाँ करते हैं। किस अधिनियम से? और अनुच्छेद कितना है? 123। जो 123 भूलता है उसको हम याद कराने का ट्रिक सिखाते हैं। गिनती आती है जी? आपको गिनती आती है? अरे गिनती आती है, गिनती गिनो, गिनती गिनो, शुरू से गिनती गिनो। बस बस देखो, 1 2 3। ये है राष्ट्रपति का अध्यादेश। किस अनुच्छेद में है? 1 2 3। गिनती का पहला 3, 1 2 3 या 123। भारत में राष्ट्रपति किस अधिनियम से? यही याद करवा देते हैं। भारत में राज्य के राज्यपाल भी अध्यादेश जारी करते हैं। तो उसका है क्या? सीखो 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 सीखो। 2 को इधर कर देना, 3 को यहीं उतार देना, 2 को इधर कर देना, 1 को इधर कर देना। 213, 213 यही सिखा देते हैं गिनती से। 123 गिनती है ना? 123 के बाद क्या आएगा? बोलो, कोई नहीं बोलेगा, तुम बोलो। जो कमजोर है उसी बोलते आगे बैठे। बोलो 123 के बाद। 123 के बाद 223 आवे छे। 123 के बाद 124। पूछेगा भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद से होता है? सर सुप्रीम कोर्ट 124। पूछेगा राज्यों के हाई कोर्ट किस अनुच्छेद से बनेगा? सुनो ध्यान से, 4 यहीं उतार देना, 2 इधर कर देना, 1 यहां कर देना। 214। 213 के बाद क्या होगा? 214। क्या बोले थे? कितना अनुच्छेद याद होगा? 250। 250 अनुच्छेद मुंह पर रहेगा आप लोग का। ठीक है? तो ये सब बहुत खोआ चीज, खोआ है ये सब, है। राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये राज्यपाल का अध्यादेश। मेरे साथ बोलो, राष्ट्रपति का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, हाई कोर्ट की स्थापना। 214। 213 के बाद 123 के बाद, यही सीक्वेंस याद करा दिए। याद हुआ ना? पहले नहीं होता होगा, अभी हो रहा है। तब जादू है जी, जादू है, अनुभव है ये सब। आगे देखना। हाँ क्या होगा जी? राष्ट्रपति पूरे भारत देश के लिए हुआ, राज्यपाल संबंधित राज्य का होगा, है ना। भारत परिषद अधिनियम 1992 बहुत अच्छा है। प्रश्न पूछेगा भारतीयों को बजट, सोचिए, देश हमारा, राष्ट्र हमारा, हर राष्ट्र हमारे, राष्ट्र का हमारा पैसा, और खर्च कौन कर रहा था? चिलगोजा सब। कौन? अंग्रेज। कौन खर्च कर रहा था? अंग्रेज। और वो उस पर बजट पर बहस हम लोग को, खर्च भी करता था और पूछने भी, खर्च भी कर रहा था और पूछने भी नहीं दे रहा था। कहाँ ध्यान है आपका? नहीं समझ में आ रहा है क्लास? अच्छा नहीं लग रहा है? तब फिर ये अधिनियम के तहत भारत, इससे पहले भारत, अंग्रेज लोग जो खर्च कर रहे थे रुपया, उस पर हम लोग ना पूछ सकते थे ना बात कर सकते थे, कुछ नहीं। इस अधिनियम के साथ पहली बार भारतीयों को बजट पर वार्षिक बजट पर संविधान की चर्चा, बजट पर बहस करने का शक्ति मिला। थोड़ा सा हम लोग इतिहास में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं। बजट शब्द की चर्चा संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा, बजट शब्द की चर्चा संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है। क्या बोल रही थी? गलती बोल दी थी।
है नहीं। बजट शब्द का उल्लेख ही संविधान में नहीं है। बजट के जगह पर भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण या आय व्यय का विवरण है और इसका चर्चा 112 है। हम लोग बोलचाल में बजट बोल देते हैं कि भारत के संविधान में बजट किस अनुच्छेद में है, तो 112 बोलचाल में बोल देते हैं, लेकिन अगर टेक्निकल पहलू चाहिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, बजट संविधान में उल्लेखित नहीं है। और अगर अंग्रेज शासित भारत में आइएगा तो बजट पर बहस करने की शक्ति सबसे पहले 1892 में मिली थी और इस पर प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पहले वायसराय को सूचना देना पड़ता था और फिर प्रश्न पूछने के लिए मिलता था। पूरक प्रश्न और मतदान देने का अधिकार नहीं मिला था। मतदान, बजट जब पास होगा तो मतदान होता होगा ना, तो यहाँ पर वीवीआई लगाना क्या चीज़ का अधिकार नहीं मिला था, तो पूरक प्रश्न पूछने का और मतदान करने का अधिकार नहीं मिला था। मतदान तो सब लोग समझते हैं वोट होता है, पूरक प्रश्न नहीं समझते होंगे। कितने लोग नहीं समझते, हाथ उठाओ। पूरक प्रश्न नहीं समझते हैं 2 सेकंड में समझा दीजिए। 2 सेकंड में कितना सेकंड में समझना चाहते हो तुम बताओ, कितना सेकंड में समझना चाहते हो? 2 सेकंड में। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, अमन कुमार। हमने अभी क्या किया, प्रश्न पूछा, आपने उत्तर दिया, दैट्स अ कंप्लीट पूरक प्रश्न। समझ में आया? पता भी नहीं चला, समझ में आ गया। जब हम पूछे आप उत्तर दिए, क्या हो गया, पूरक। यही तो है, आसान भाषा में समझना है। तो पूरक प्रश्न पूछने का क्यों नहीं दिया हम लोगों को अधिकार? पूछते, ये 10,000 रुपये कहाँ खर्चा करेगा रे अंग्रेज बा? अरे हम भावना में भाई आते हैं, लाइव चल रहा है। पूछते हम लोग, तो हम लोग को इसीलिए पूछने का अधिकार नहीं दिया और मतदान करने का अधिकार भी नहीं मिला। कोई डाउट किसी को? ये हो गया। और इस पूछेगा भारत परिषद अधिनियम का एक निष्कर्ष अर्थ क्या है, तो याद रखना निर्वाचन पद्धति का आरंभ इसी से हो गया। किस पद्धति का आरंभ? निर्वाचन पद्धति का आरंभ। इसको वीवीआई कर दो, यहां पर वीवीआई लगा देना। निर्वाचन पद्धति का आरंभ इसी अधिनियम से हो गया। आगे हम लोग देखेंगे अगला हम लोग देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। इस अधिनियम में पहली बार आरक्षण की बात की गई। मुसलमानों को चुनाव में आरक्षण किस अधिनियम से मिला, तो याद रखिएगा 1909 के अधिनियम से मिला। याद रखिएगा किस अधिनियम से मिला, 1909 के अधिनियम से मिला। देखना यहाँ पर देखिए, पृथक निर्वाचन के आधार पर प्रश्न पूछता है भारत परिषद अधिनियम का सार तत्व क्या था। सबसे इस पूरे अधिनियम में अगर एक इंपॉर्टेंट कोई लाइन है तो यही है। क्या, कौन लाइन है? ये मुसलमानों को सांप्रदायिक निर्वाचन अर्थात निर्वाचन प्रणाली में आरक्षण किस अधिनियम से मिला, 1909 में। अब बाकी जो है ऐसे ही कहानी है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार कब आया, 1909 में आया। अब दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया और उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद, नहीं प्रसाद लिख दीजिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये चीज़ है। अब वहाँ पर हम पढ़ाए थे अभी 1892 वाला में कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कहाँ पर मिला, 1909 में। अब यहीं पर हम आगे जिक्र करते हैं। प्रश्न पूछेगा कि मुसलमानों के बाद किस धर्म के लोगों को सांप्रदायिक निर्वाचन में आरक्षण मिला, तो याद रखिएगा। हाँ, आ गए हैं क्या? उनको भी चाय दे दीजिएगा, है ना। तो याद रखिएगा क्या बोलेंगे हम लोग, सिख को इस अभी बाद में करेंगे उसकी बात। तो सिख है, ईसाई, वहाँ पर 4 है। यहाँ पर कोई डाउट किसी को? यहाँ तक, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। ठीक है ना, स्पीड, हाँ ठीक है। हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, अगला फाइल देखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1919। 1909 कंप्लीट हो गया, अब आ गया 1919। इस अधिनियम में क्या, इस अधिनियम का एक नाम है, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रश्न पूछेगा इस पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम से शुरू हुआ। इसको तो वीवीआई कर लेना, जो लोग लिख लिए हो या प्रिंट आउट निकाल लिया है वो इसको पहली बार पूछेगा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली किस अधिनियम में हुआ, 1919 में।
निकाल लीजिएगा, प्रिंट आउट या फोटो कॉपी निकाल लीजिएगा। कल जितने लोग बिहार एसआई को फोकस कर रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ के आइए, मुझे सुनाइए, मुझे विवश कीजिए। मैं नहीं पूछता तो मुझे बोलिए सर, आप पूछिए, टेस्ट लीजिए, डेली करके कंसस। सभी सामान्य लोग हैं और सभी का जीवन बदल सकता है। बस आपको एक ही चीज़ करना है अभी से लेकर 5 महीना तक। क्या क्या? पढ़ना नहीं है, पढ़ता तो सब है, मेहनत करना है। एक अलग तरीके का, अलग भीड़ से अलग पढ़ना होगा। टेक्निकल अप्रोच, जितना तरीका यहाँ बताया जाएगा उससे। अगर इतना रिजल्ट संस्था आप लोग से छिपा हुआ तो नहीं है, बहुत रिजल्ट हुआ है संस्था से, तो अगर रिजल्ट हो रहा है तो हम लोग में क्वालिटी होगा तभी ना। आप एक चीज़ का गारंटी लीजिएगा, क्या? फिजिकल का। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहीं पर आपकी होगी, और उम्दा, उत्कृष्ट, एकदम अद्भुत, अनिर्वचनीय, अकल्पनीय, अविश्वसनीय, इतना खतरनाक तैयारी होगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। समझिएगा मेरी बातों को। सिर्फ आपको ये नोटिस करना है, समझ में आ रहा है जी? तुम लोगों को भी, सब लोग ध्यान रखना इस तरह से। आप लोग का स्कोर 100 क्वेश्चन में, धर्मेंद्र मेरा विद्यार्थी कहीं पूछेगा उसे आके, लोग 84 मारता है, 100 में 84 मारता है। धर्मेंद्र को पहचानता होगा राजीव, पागल अज्ञा बैताल है उसे विद्यार्थी, ऐसा मारता है। खोज क्वेश्चन लोग क्वेश्चन डर से भागता है नहीं। और दरोगा सबसे आसान एग्जाम है भारत में, आसानी से निकाल सकते हैं। फिर कोई सास बहू नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई झगड़ा लड़ाई नहीं, ठीक है ना? सब तब सासें डेली अगरबत्ती दिखाएगी, ऐसे ऐसे नहीं करना है नहीं? ये चीज़ें उसमें हमको सब भूल जाएगा। कोई पैसा कोई फ़ोनों नहीं करेगा कि सर पैसा ले लीजिए। अभी इतना दरोगा बना है, कोई सुन रहा होगा सब, है ना? कि कोई कभी नहीं बोलता है, खाली बोलता है सर और सब ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। देखो ये कंप्लीट हो गया, इसको वीवीआई मार देना। सांप्रदायिक आधार पर, पहली बार सांप्रदायिक आधार पर किस वर्ग को मिला? मुसलमान। उसके बाद किसको मिला? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई मारना इसको भी। उसके बाद भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय। 16 बैच में पूछा सर आंग्ल भारतीय क्या होता है, आप लोग मत पूछ लीजिएगा। माता पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारत का होना चाहिए। अब है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बहुत वीवीआई है। द्विसदनीय और द्वैध शासन, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों घटना किसमें हुआ? हम एक रिकैप दे देंगे फिर से। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार कहते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का शुरू हुआ, और पहली बार जो है मुसलमान के अलावा किसको मिला? सिख को, ईसाई को, यूरोपीय को, आंग्ल भारतीय को मिला ना। उसके बाद याद रखिएगा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था, उच्च सदन और निम्न सदन, 2 सदन मतलब एक उच्च और एक निम्न सदन की व्यवस्था की गई। सही विषयों में केंद्र और सही का विषय बांटा गया। केंद्र के अलग विषय होगा और प्रांत के लिए अलग विषय होगा। और प्रांतों में देखिए यहाँ वीवीआई लगा दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन 2-3 करोड़ बार पूछा गया है। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई और इसे 2 भाग बांटे गए, अशासित और हस्तांतरित। यहाँ अधिनियम लिख दिया, अभिमन्यु लिख देता, अधिनियम, यहाँ अधिनियम होगा। इस अधिनियम के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी वीवीआई मारना कि डोमिनियन स्टेट का हिंदी होता है स्वशासन, अपना शासन। प्रश्न पूछेगा पहली बार अपनी शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत हुई? तो आप लोग याद रखिएगा भारत परिषद अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत। और एक लाइन का लेक्चर बचा हुआ है, ब्रिटिश भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? तो इसी अधिनियम से मिला। एक रिकैप दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। पहली, इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पर मुसलमान के अलावा इसमें सिख को, ईसाई को, यूरोपीय को और आंग्ल भारतीय को मिला। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लगाया गया। ये प्रांत वाला द्वैध शासन जो है 1935 में हटा देगा, इसको क्या करेगा? हटा देगा। याद रखना इसमें 2 विषय थे, एक प्रत्यक्ष और एक दूसरा आरक्षित और हस्तांतरित। फिर पूछा इस अधिनियम में भारत में पहली बार स्वशासन, अपना शासन का बात किया गया और महिलाओं को मत देने का अधिकार इसी अधिनियम के तहत मिला। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखिएगा, अब आगे देखना है, ठीक है? आगे भारत शासन अधिनियम, वीवीआई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सवाल यहाँ से पूछते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता था, किस अधिनियम से? देखिए कहीं लिखा होगा, देखो यहाँ लिखा हुआ है, भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है किस अधिनियम से?
35 के अधिनियम से, गलती कर दिया अभी ये तुरंत से। पूछेगा किस अनुच्छेद से, तो 123। भारत का राज्यों के राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद से, 213। 213 सब जगह 183 कैसे हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। अब देखना यहाँ पर भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है। आरबीआई बैंक का नाम सुने हैं आप लोग। मुद्रा और साख, क्रेडिबिलिटी, मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए आरबीआई बैंक की स्थापना इसी अधिनियम से होती है। संघात्मक सरकार की स्थापना इसी अधिनियम से होती है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में रहने दिया गया। ये बहुत वीवीआई है दिया एकदम, इसमें जहां सब ये सब खोआ मलाई ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देखना सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में यहाँ पर विस्तान लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिख दिया है सुरेंद्र बाबू, विस्तान। क्या होगा, विस्तार। देखना 2 बार विस्तार हो चुका। पहली बार कहां पर हुआ, 1909 में हुआ मुसलमानों को। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जैसे ही आप आए तो आपके ब्रेन में 3 चीज आना चाहिए, सुन लो ध्यान से। जैसे ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आए, अब एक कॉन्सेप्ट देते उसमें तक हमको लगा कि आप लोग सीख लीजिएगा, अब नहीं सीख पाए, मोटा दिमाग है सबका, सीखो। पहली बार 1909 में हुआ, दूसरी बार 1919 में हुआ और तीसरी बार 1935 में हुआ। 1909 में मुसलमानों को मिला, 1919 में सिख को, ईसाई को, यूरोपीय को, आंग्ल भारतीयों को मिला और 1935 में दलित को, श्रमिक को और महिला को मिला। नहीं लिखा हुआ है वहां पर, लिख लेना। जहां पर विस्तान लिखा होगा उसी के बगल में तीर देकर लिखना, दलित, श्रमिक और महिला। दलित, श्रमिक और महिला। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलो बोर्ड देखो। अब है इसी अधिनियम के तहत भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इसी अधिनियम के तहत भारत में एक, देखिएगा अब यहां पर सर्वोच्च नहीं बोल रहे हैं, आप लोग नोटिस कीजिएगा कि यहां पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं बोल रहे हैं, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय नहीं बोल रहे हैं। इससे तात्पर्य क्या है, यानी अब इसके ऊपर कोई नहीं है, हाँ कि ना। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, यानी इसके ऊपर कोई है। तो 1937 में इसी अधिनियम के तहत किस वर्ष, अरे बोलो ना यार, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। कहां पर, दिल्ली में। और इसमें 7 सदस्य थे जज के, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस थे, जिसका नाम था सर मॉरिस गवेयर, और 6 न्यायाधीश थे। ये संघीय क्यों था, इस न्यायालय में जब अपील होती थी तो इस अपील के, इस निर्णय दिया जाता था, किसी को कुछ दंड मिला तो उस निर्णय के खिलाफ, इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ प्रिवी काउंसिल जो लंदन में था, यहां देखो प्रिवी काउंसिल लिखा होगा, प्रिवी काउंसिल के ब्रैकेट में यहां लिख देना लंदन। प्रिवी काउंसिल जो था वहां पर अपील किया जा सकता था, प्रिवी काउंसिल में अपील किया जा सकता था। इसमें ये सब हो गया। ये न्यायालय जो था, संघीय न्यायालय, कब काम करना, कब प्रारंभ किया, तो 10 अक्टूबर 1937 से ये काम करना प्रारंभ, 10 नहीं होगा, 1 अक्टूबर 1937 होगा, गलती लिखा हुआ है, 1 अक्टूबर 1937 से ये काम करना प्रारंभ किया। कहाँ है पतला, इधर देख के बोलता है, क्या उधर करता है, क्या हो गया। तो आपको करना ही तो, कुछ तो करना है। कल से क्या समझ में आ रहा था, चलो ठीक है। तो उसको घूम के क्या बोल रहे थे, वो अपना मन में सोचो, एक सीट में दौरा का बनेगा तो उसको दे दोगे। चलो बोर्ड देखेगा, अपना काम अपने करो। अब केंद्र और प्रांतों में शक्ति का बंटवारा किया गया, वीवीआई मारना, यहां पर इसको वीवीआई मारना। 3 संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र को था, प्रांतीय सूची में राज्य को था और समवर्ती सूची में दोनों का था। यह प्रश्न पूछता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम में जो सूचियां थी उसमें कितने कितने विषय थे, तो याद रखिएगा 59, 54 और 36। यहां पर क्लियर हो गया। यहां बर्मा भारत से अलग हुआ, किस संविधान, किस अधिनियम से, 1935 से। 1937 का चुनाव हुआ, किस अधिनियम से। 11 प्रांतों में विधानसभा गठन हुआ, किस अधिनियम से। भारत परिषद का अंत हुआ, किस अधिनियम से। भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, किस अधिनियम से। इसको भी व्यय करना। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई। अखिल का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण,
अखिल का अर्थ होता है संपूर्ण। एक संपूर्ण भारत की संघ की स्थापना इसी दिन के तहत हुई। ये भी खत्म हुआ। आगे का अध्याय, आगे का पाठ हम लोग देखेंगे। बेबल योजना क्या हुआ? छोड़ दें क्या? छुट्टी दे दें? चले लें? ठीक लग रहा है? चलो, हाँ खत्म कर देते हैं। दूसरा अध्याय भी शुरू करेंगे अभी, और उसको भी बहुत बेहतरीन पढ़ाएंगे। आप लोग यकीन कीजिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव ऐसा नहीं पढ़े होंगे अभी हम जैसा बताएंगे। दूसरा अध्याय देखिएगा बोर्ड, वेबल योजना। ये लिनलिथगो के स्थान पर आया था। किसके स्थान पर आया था? लिनलिथगो के स्थान पर। बीपीएससी में एक क्वेश्चन भी पूछा है कि लिनलिथगो के स्थान पर लिनलिथगो भारत कब आया था? तो अक्टूबर 1943 में, सॉरी जून 1943 में आया था। जून 1943 में आया था। और अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर कौन आया था? बेबल। अब देखना, लिनलिथगो के स्थान पर कौन आया? इसका बेबल का पूरा नाम था विस्काउंट बेबल। जब ये भारत आया तो इसका आने का उद्देश्य क्या था? संविधान के गतिरोध को दूर करना। ये जरूर ये लाइन याद रखना, संवैधानिक गतिरोध को दूर करना। इसी उद्देश्य से वो आए, और आने के बाद अपना यहाँ पर सब कुछ देखे, और उसके बाद वो मई में कहाँ चले गए? लंदन। मई में लंदन चले गए, और वहाँ जाने के बाद जून 1945 में वो एक वहाँ के असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किए। वो प्रस्ताव पास हुआ। उसी प्रस्ताव का नाम बना वेबल योजना या वेबल प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में क्या था? इस प्रस्ताव में था कि कार्यकारिणी परिषद जो है वायसराय की, उसमें हिंदुओं की संख्या जितनी है उतनी ही मुसलमानों की संख्या थी। बेबल बहुत खराब आदमी था। वो नहीं चाहता था कि हिंदू और मुसलमान में क्या हो? एकता हो। वो नहीं चाहता था। इसीलिए वह ये लाइन बोला, कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या किसके बराबर होनी थी? हिंदुओं के बराबर होनी थी। दूसरा बोला, भारत के गवर्नर परिषद में वायसराय और कमांडर को छोड़कर सभी सदस्य कहाँ के होने थे? ये भी गलत हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद नेताओं को रिहा किया गया। ये प्रस्ताव में जो 5-6 पॉइंट है, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीवीआई है। शीघ्र ही शिमला में सम्मेलन बुलाना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत का गलत बात है नहीं। पंखा चल रहा, बंद करवाते हैं, गर्मी लगेगी तब नींद नहीं आएगा। शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाना, है ना। द्वितीय विषय अब है भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब याद रखना। अब बहुत आसान है, एकदम सोचना, मन में पढ़ के जाना, और यहाँ से जाने के बाद 5 घंटा पढ़ना। पढ़ोगे ना? 5 घंटा पढ़ना, 5 घंटा। पॉलिटी से 12 क्वेश्चन आता है, 10 क्वेश्चन आता है, आपसे एक भी नहीं छूटेगा, हम वादा करते हैं। ये है नहीं। आगे देखना, इस योजना का कहीं भी निष्कर्ष पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, निष्कर्ष को बीवीआई कर देना। पूछेगा इस बेबल योजना का निष्कर्ष क्या था, वो क्या चाहता था? सार तत्व या निष्कर्ष लिखा हो। सार तत्व लिखा होगा या निष्कर्ष लिखा होगा कि क्या था उद्देश्य। तो यह कहीं भी हिंदू और मुसलमान में एकता हो, ऐसी बात नहीं थी। कोई डाउट किसी को? अब अंतिम पेज पढ़ेंगे, अंतरिम सरकार का गठन। अंतिम पेज पढ़ेंगे, अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन। थोड़ा सा पहला क्लास याद रखना, तब अभी मजा आएगा। यहाँ देखो, कैबिनेट मिशन हमारे यहाँ कब आया? 24 मार्च 1946 को। हम बोले थे आप लोगों को, मैं बताया था कि कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो संविधान सभा का सदस्य का, संविधान सभा बनेगा, ऐसा स्वीकार हो गया। बात बताए थे हमने। बताया संविधान सभा में 389 सदस्य आए, बताए थे हमने। बताया वो सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों हुए थे, ये भी बताए थे हमने। बताया था कि जो सदस्य निर्वाचित हुए थे वो प्रत्यक्ष थे कि अप्रत्यक्ष। मैं बोला था समय का अभाव था, इसीलिए अप्रत्यक्ष था, यही बोले थे ना। समय का अभाव का अंदाजा लगाइए। 24 मार्च 1946 को आया, और 24 अगस्त 1946 को राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कर दी गई। तो चुनाव कैसे करवाता? इसीलिए प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुआ, समय का क्या था? अभाव था। तो 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कर दिया गया। और 2 सितंबर 1940 को, ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां जहां मेरा कलम चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन बने? इसको वेबल कर देना, वेबल कर देना, यहाँ पर काट करके वेबल होगा, वेबल, वेबल कर देना। यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन नहीं होगा, वेबल कर देना। और उपाध्यक्ष कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। इसमें कुल कितने सदस्य थे?
अब मुस्लिम लीग को लगा कि अरे बाप रे बाप, सरकार का गठन हो गया, अब हम कैसे जाएंगे, हमारा मांग कैसे पूरा होगा। तो वो बोला कि नहीं, चलो ऐसे नहीं होगा, हम लोग मुस्लिम लीग में शामिल हम लोग सरकार में शामिल होते हैं। और वो सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव रखा, लोग उसकी बात को मान लिए, बोले कि अब हम मुस्लिम लीग के भी 5 मेंबर को लेंगे, लेकिन उससे पहले 3 प्रतिनिधियों को निकाल दिया। ये लोग बुरा नहीं माना। सैयद अली जहीर प्रश्न पूछता है किसको निकालकर 5 मुस्लिम लीग के मेंबर आए, तो ये 3 को, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस, शफकत अहमद खां। याद रहेगा, सैयद अली जहीर, शरद चंद्र बोस और शफकत अहमद खां। इसको हटाकर 5 मुस्लिम लीग के मेंबर को लाया गया। और ये लोग का उद्देश्य था भारत में इसमें शामिल होकर भीतर ही भीतर क्या मांग करना, पाकिस्तान का मांग करना। तो यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ है मुस्लिम लीग के सदस्य का, एक ट्रिक है ये मेरा अपना, जी जेल चला गया, जी जेल चला गया। यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, यहाँ आई होगा, जी जेल चला गया। जी फॉर है गजांतर अली खान, जे फॉर है जोगेंद्र नाथ मंडल, आई फॉर है आई चुंदगिरी और एल फॉर है लियाकत अली खान। ठीक है नहीं, इस 5 मुस्लिम लीग के मेंबर को शामिल किया गया और इस 5 में एकमात्र हिंदू था, जोगेंद्र नाथ मंडल। आप लोग को नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा और ये वीडियो सुन लीजिएगा, तभी लिख पाइएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो भी लोग नहीं सुन पाए होंगे। जी 5 मुस्लिम लीग के सदस्य आए, 3 के स्थान पर सैयद अली जहीर बाहर हो गया, शरद चंद्र बोस बाहर हो गया और शफकत अहमद खां उसके जगह पर जी जेल आए। जी फॉर गजांतर अली खान, जे फॉर जोगेंद्र नाथ मंडल, ए फॉर अब्दुल रब नस्तर, आई फॉर आई चुंदगिरी और एल फॉर लियाकत अली खान। यही हमारे मुस्लिम लीग के सदस्य आए और इसी तरह पहला अध्याय का समापन होता है। अब हम लोग जो है दूसरी अध्याय की शुरुआत करेंगे। उस अध्याय का नाम होगा भारत के संविधान की उद्देशिका। भारत के संविधान की उद्देशिका। बोल। जो वित्त मंत्री बना था और वहाँ पीएम, वहाँ पर सरकार बना था पाकिस्तान में। जी 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 नहीं, उसका एक लेक्चर दे देंगे, एक थोड़ा सा छूटा हुआ है वो, तो वो चीज़ है ना, भारत स्वतंत्रता, वो इंपॉर्टेंट बात है, उसका हम पीडीएफ ही भेज देंगे। उसमें सिर्फ फैक्ट है, वो फैक्ट है, उसमें सिर्फ फैक्ट है। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या हुआ, 3-4 लाइन, 5 में से 5-7 लाइन का फैक्ट है। हम पीडीएफ भेज देंगे, उसका सुंदर टाइप कर दिया है, आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा हम लोग उस पर बात कर लेंगे, कोई डाउट किसी को नहीं ना। अब हम लोग जो है एक नई अध्याय की शुरुआत करेंगे और उस अध्याय का नाम है उद्देश्य प्रस्ताव। जितने भी लोग ऑनलाइन यूट्यूब पर देख रहे हैं डिस्कवरी आईएएस एकेडमी में, आप लोग का स्वागत है। कल के पीछे के क्लास को हम लोग कर रहे थे, थोड़ा सा जो बचा हुआ था वो कल ही खत्म होना था, वो किसी कारणवश और त्रुटियों की वजह से समाप्त नहीं हो पाया था। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं, बहुत ही बेहतरीन अध्याय है। उस अध्याय का नाम है उद्देशिका। हेडिंग डालेगा आप लोग, उद्देशिका। हेडिंग डालिएगा आप लोग, उद्देशिका। हेडिंग डालिएगा, उद्देशिका, है ना। सबसे पहले याद रखिएगा इसको कौन लिखा। कुछ बेसिक बताते हैं, फिर पीडीएफ खोल लेंगे तुरंत फटाक से, और पीडीएफ हम भेज भी दिए ग्रुप में आप लोगों को, है ना। सबसे पहले याद रखिएगा इसे कौन, ये कहाँ से लिया गया, ये याद रखिएगा, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। इसका विचार और भाषा कहाँ से आया, तो याद रखेंगे अमेरिका से आया। ठीक है, ये 2 चीज़ हम लोग याद रखेंगे। वहाँ पर सिर्फ पीडीएफ में ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ होगा, लेकिन यह ध्यान रखना ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से, और इसकी विचार की अवधारणा कहाँ से है, अमेरिका से है। कोई डाउट किसी को। अब सवाल दूसरा बनता है कि उद्देशिका को कौन लिखा। उद्देशिका को कौन लिखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका लिखे। कब लिखे थे, 13 दिसंबर 1946 को। आप लोग बोलते ही नहीं हैं, कब लिखे, 13 दिसंबर 1946 को। यह उद्देशिका स्वीकार कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। जब यह स्वीकार हुआ तो ये क्या बन गया, इसी को बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देशिका या प्रस्तावना। इसी के बाद से ये 3 नामों से जाने जाना लग गया, उद्देशिका, उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना। ये क्या है, इसमें 4 तत्व हैं। भावी संविधान कैसा हो, सरकार का स्वरूप कैसा हो, और देश के लिए नियम कायदा कानून,
इसकी बात इसमें की गई है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने संविधान का लोचता, कठोरता के बारे में बताना हो तो आप उसको बोलिए, सुनिए ना, ऐसा है हमारे संविधान का, आप पहला पेज पढ़िए। बोले कौन पहला पेज? तो उसको बोलिएगा जाओ और खोल के पढ़ना उद्देशिका। उसमें क्या क्या कहा गया है? उसमें 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है, 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है। देखो, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, जब यह किसी व्यक्ति को मिलेगा तो ये क्या बनेगा? गरिमा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिग्निटी। कहाँ ध्यान है? कहाँ चल रहा है मेरे ब्रेन में? क्या क्या चल रहा है? ना ना, अभी हम क्या बोले? बोलो तो, अभी जस्ट टोकने से पहले क्या बोले? अगर मेरे पर ध्यान होता, सिर्फ नजर था मेरे ऊपर, हम बोल क्या रहे थे। ये आपका ही नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। क्लास में अगर क्यूरियोसिटी की तरह नहीं बैठेगा तो दिक्कत है। यहां पलटू बाबा का प्रवचन नहीं ना चल रहा है, भगत नहीं ना चल रहा है कि बैठे हैं ये चल रहा है। अटेंटिव होना पड़ेगा क्लास में। हम हर एक पहलू को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं। अगर आप नहीं करिएगा तो इससे मेरा नुकसान एटलीस्ट तो नहीं है, और जो बाद में पूछेगा इसका मतलब है कि वो क्लास में नहीं था। आप इस तरह से देख रहे थे जिस तरह कोई किसी के प्यार में पड़ता है। हाँ, ऐसे देख रहा है ये चीज। तो वो चीज है, उस जोन से बाहर निकलिए। कोई हरकत नहीं, पिछले 25 मिनट से कोई हरकत आपके शरीर में नहीं था, और हमसे झूठ बोलिएगा तो क्या लगेगा? पाप। सही बताओ क्या कर रहे थे, क्या चल रहा था दिमाग में? नहीं, चल तो रहा था या तो पूर्णिया की बात, या घर की बात, या दोस्त की बात। कोई यहां पर ध्यान था, हरकतें पर चल रहा था। क्या बोल रहे थे सुन नहीं रहे थे, शरीर बेजान था, शून्य था। वहां पर कुछ और चीज चल रहा था। क्या चल रहा था? देखिए, अब जरूर है मामला, बोला छुट्टी के बाद बताते हैं। चलो अब हम लोग पीडीएफ खोलते हैं। चैप्टर 2, जितने भी हमारे YouTube के परिवार हैं, डिस्कवरी आईएएस एकेडमी में जो लोग जुड़कर देख रहे हैं, अभी आपको ये अध्याय यहीं समाप्त होगा। और देखिएगा, बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा। और अगर अच्छा लगे तो लोग, आप लोग इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप इसको जो समझ लीजिए। मैं शुरू करता हूँ, चूँकि अपना पूर्णिया की भूमि है। जय पूर्णिया, जय बिहार, जय सीमांचल, जय कोसी। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 प्रस्तावना, है ना? चैप्टर 2 प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है हम पहले बता चुके हैं। भावी संविधान कैसा होगा, दूसरा सरकार के उद्देश्य क्या होंगे, और तीसरा नियम, कायदा, कानून। यही तो है। अभी मैं 2 मिनट पहले बताया, जो व्यक्ति 2 घंटा क्लास में ढंग से बैठ नहीं पाता है, चाय पानी और पेशाब लग जाता है, वो क्या पढ़ेगा? ठीक है, तो ये चीज़। तो ये किस देश से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। यही हमारे संविधान का क्या बना? इसकी बहुत सारी बातें आप लोगों को ही पता होगा। आप देखिएगा, इतना अच्छा से बोलेगा। यही उद्देशिका को 2 और नाम से जानते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? प्रस्तावना और उद्देश्य प्रस्ताव। फिर देखना, अब है एक अच्छा टॉपिक, प्रस्तावना को लेकर वाद। वाद का अर्थ होता है मामला, केस। देहाती भाषा में कहिएगा, क्षेत्रीय भाषा में कहिएगा तो केस। तो प्रस्तावना को लेकर 4 वाद आए सुप्रीम न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। और वहां पर क्या क्या बात हुई उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला बात था बेरूबारी बनाम भारत सरकार। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला आया। कब आया? 1960 में। इस मामला में कहा गया कि प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं है। याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यही पूछता है कि प्रस्तावना से संबंधित वाद कितने हैं, तो याद रखना 4 वाद हैं। 1960, 1967, 1973, 1994। हम देख रहे हैं इधर, नहीं ना?
याद रखना 1960, 1967, 1973, 1994। पहला बेरूबारी, दूसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, तीसरा केशवानंद भारती और चौथा है बॉम्बई क्या SR बॉम्बई बनाम भारत सरकार। ये 4 मामला याद रखना है और चारों के बारे में क्या क्या डिस्क्रिप्टिव चीजें हैं वो बता रहे हैं। देखना 4 मामला आया। पहला आया बेरूबारी बनाम भारत सरकार। इस मामले में प्रस्तावना में कहा गया कि यह प्रस्तावना भारत के संविधान का अंग नहीं। समझ में आ रहा है अजय? आ रहा है? PDF निकाले, इसका निकाल लेना आ जाके, ठीक है? निकाले तुम, बढ़िया से पढ़ो मन लगाकर। दूसरा है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। यह मामला आया 1967 में। कब आया? 1967 में। और इस मामले में कहा गया संविधान की उद्देशिका जो है संविधान का आत्मा है। याद रखना, यहाँ ही हम बता देते हैं भारत के संविधान की उद्देशिका को 2 ही जो लोग आत्मा बोला है, एक व्यक्ति बोला है, एक सुप्रीम कोर्ट बोला है। सुप्रीम कोर्ट इसको आत्मा बोला है और एक व्यक्ति है ठाकुर प्रसाद भार्गव। के विषय में एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 47 लाख के कितना 50 लाख का था। ठाकुर प्रसाद भार्गव जो है किसको आत्मा कहा है? तो संविधान की प्रस्तावना को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे, बाबा साहब, उन्होंने अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा है। गलती मत कीजिएगा, है ना? यहाँ अलग रखिएगा। तीसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल। ये डेट सहित याद रखिएगा। ये 24 अप्रैल 1973 को आया था और इस मामले में पहली बार कहा गया कि यह उद्देशिका संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और इसका सबसे लंबा वाद है, VVI करके रखना। प्रश्न पूछेगा कि भारत के संविधान का सबसे लंबा वाद मामला कौन सा है? बोलो। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सबसे लंबा वाद है। अब है चौथा, कौन सा वाद है? SR बॉम्बई। सुन लो, ये कर्नाटक राज्य के थे, CM थे। ये कर्नाटक के थे, क्या थे? CM थे। यहाँ लिखा हुआ है CM थे, KR कर्नाटक CM थे। यह मामला आया था 1994 में और इस मामले में कहा गया पहली बार कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत संरचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि प्रस्तावना को आधारभूत संरचना किससे में माना गया? तो SR बॉम्बई बनाम भारत सरकार 1994 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना? आधारभूत ढांचा माना, आधारभूत संरचना माना। कोई डाउट किसी को नहीं? इसके अलावा 2 बात और कही गई। 356 की बात कही गई राष्ट्रपति शासन का, और एक बात कही गई कि प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता का उल्लेख है संविधान का आधारभूत ढांचा है। संविधान में जो पंथ निरपेक्ष का उल्लेख हो क्या है? आधारभूत ढांचा है। यहां से आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे देखेंगे। यहां पर किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे देखेंगे, आगे देखें। चलो बोर्ड देखो। अब क्या है प्रस्तावना का निहित अर्थ? प्रस्तावना के 2 अर्थ हैं। पहला क्या है? दूसरा क्या है? यानी पहला अर्थ है हम भारत के लोग। कैसे? भारत के संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग से। दूसरा अर्थ क्या है? सबसे पावरफुल कौन है? हम प्रश्न पूछे थे उस दिन कि भारत के संविधान में सबसे ताकतवर कौन? देखिए यहां पर लिखा है ना, जनता। अब इसको यहां से लीजिएगा। मूल उद्देशिका में भारत के संविधान में क्या क्या है? मूल उद्देशिका का मतलब क्या हुआ? बिना संशोधन वाला उद्देशिका। बिना संशोधन वाला उद्देशिका, उसमें मात्र ये 3 शब्द थे: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। लेकिन जब केशवानंद भारती वाला मामला आया उसके बाद उसमें वह कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए: समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। जब ये जुटा, ये 3 और ये 3, कितना शब्द हुआ? तो ये कैसे बोलेंगे? तब ये यहां लिखा हुआ है, देखिए वर्तमान स्वरूप ऐसा है: संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। क्रम लगाना है तो यहां पर पहला ये हो गया, दूसरा पंथ निरपेक्ष तीसरा, हम लगा देते हैं बढ़िया से। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो जाएगा तीसरा, लोकतंत्रात्मक हो जाएगा चौथा, है ना, गणराज्य हो जाएगा 5वां।
और अखंडता कब आएगा? जब प्रस्तावना का अंतिम होता है तब वहाँ पर अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए वहाँ पर बोल लिखा हुआ होगा प्रस्तावना पढ़ना। तो यही क्रम है। तो वर्तमान स्वरूप क्या है? ऐसा है। वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना में क्या बोला गया है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय योग्य नहीं है, भी रखना। प्रश्न पूछेगा क्या प्रस्तावना के आधार पर कोई कोर्ट निर्णय दे सकता है? तो बोलिएगा नहीं, इसकी प्रवृत्ति न्याय योग की नहीं है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो यहाँ रखना, इसकी प्रवृत्ति न्याय योग नहीं है, इसकी प्रवृत्ति है उद्देश्य की पूर्ति के रूप में, आदर्श की पूर्ति के रूप में। इसमें उद्देश्य क्या है? 3 प्रकार के उद्देश्य हैं। व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, व्यक्ति को समानता मिले, व्यक्ति को न्याय मिले। आदर्श क्या है? ये पूर्ति कैसी होगी? यही आदर्श है, मौलिक अधिकार से, डीपीएसपी से, मौलिक कर्तव्य से। यही उद्देश्य और आदर्श है। क्लियर है? आगे बढ़े यहां से। चलो, बहुत पतला लाइन है। अब है प्रस्तावना का व्याख्या। ऐसा व्याख्या आप लोग जीवन में नहीं देखे होंगे। पूरा प्रस्तावना को खोलिएगा तो इतना लंबा लिखा हुआ है, सही बता रहे हैं। लेकिन ये मेरा अपना व्याख्या है, नहीं खुला था है? हाँ, ये मेरा अपना व्याख्या है। देखिए बोर्ड, ठीक है। प्रस्तावना का व्याख्या ये मेरा, ये हम लोग मेंस में, आज सुबह की क्लास में बता रहे थे, हम लोग मेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जब मेंस देते हैं बीपीएससी का, तब अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तब प्रस्तावना, संपूर्ण प्रस्तावना जो आप लोग याद होगा उसको हम इतना में ही समाप्त कर दिए। देखिए क्या क्या है प्रस्तावना में। 3 चीज सबसे पहले है, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का स्रोत, राज्य का, और राज्य का लोगों के प्रति। बोलो ना, देख के बोलो। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। सुनना ध्यान से, अब रुकना यहां पर। सत्ता का स्रोत में कौन आता है? सत्ता में अगर भारत की जनता नहीं होगी तो सत्ता कोई काम का है नहीं है। तो भारत के लोग, तो राज्य का स्वरूप किसके लिए होगा? भारत के लोग के लिए ना राज्य का स्वरूप होगा। अरे यहां जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यह किसके लिए है? तो सभी का अर्थ है। तो राज्य के स्वरूप के कितने पहलू हैं? 5। पहला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से सुनना, जितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या उसका फोटो खींच लीजिएगा, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का अर्थ है कि भारत आंतरिक और बाह्य मामले में क्या होगा? स्वतंत्र होगा। भारत आंतरिक और बाह्य मामले में स्वतंत्र होगा। दूसरा है समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? शोषण मुक्त समाज। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। इसका 2 अर्थ है कि राज्य का, यहाँ पर राज्य से तात्पर्य है देश, यहाँ राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा और सभी दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता, टॉलरेंस। कोई डाउट किसी को? सबसे पहले पंथ निरपेक्ष देश कौन है? तो अमेरिका। भी याद रखना, सबसे पहला पंथ निरपेक्ष देश कौन है? अमेरिका। तीसरा क्या है? लोकतंत्रात्मक। अब्राहम लिंकन बोले थे जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। इसी सिद्धांत, लोकतंत्र इसी पर चलता है, सब कुछ जनता ही है। ये अब्राहम लिंकन का है। गणराज्य, राष्ट्र का प्रमुख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष से क्या होगा? निर्वाचित होगा। क्लियर है? कोई डाउट? अब जब सत्ता का स्रोत, सुनना ध्यान से, अब यहां देखना, जब सत्ता का स्रोत हम भारत के लोग हैं और ये स्वरूप पूरा होगा, ये 5 चीज पूरा हो जाएगा, तब क्या स्टार्ट होगा? राज्य का नागरिकों के प्रति दायित्व। तो राज्य का नागरिकों के प्रति कितने दायित्व हैं? न्याय है, स्वतंत्रता है और समानता है। एकदम क्रम से याद करना, न्याय, स्वतंत्रता। कल जब हम प्रश्न पूछेंगे तो हम किसी एक ही व्यक्ति को बोलेंगे, जो भी सुनाएगा बोलेंगे एक बार में पूरा बोलो ये, और आसानी से बोला जा सकता है ये, है ना। तो न्याय है, स्वतंत्रता और समानता है। न्याय में कितना शब्द है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और समानता कितने प्रकार के हैं? 2, प्रतिष्ठा और अवसर। अनुच्छेद 16। कोई डाउट किसी को? ये भी पाठ खत्म हो गया। अगला हम लोग देखेंगे, है नहीं? देखिएगा, और यहां पर इतिश्री करेंगे इसको। हाँ, बोर्ड देखिएगा, शांत रहो सब लोग, बोर्ड देखो। अब है प्रस्तावना वाला पोर्शन, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नहीं तो पीछे वाला दिख रहा है।
बोर्ड देखो, जब उपयुक्त पूर्ण होने पर तो क्या बनता है? गरिमा बन जाएगा। जितना चीज बताए, सत्ता का स्रोत, राज्य का स्वरूप और राज्य का लोगों प्रतिदायित्व, जब ये सब पूरा हो जाएगा तो क्या बनेगा? गरिमा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिग्निटी। क्या बोलेंगे? डिग्निटी हो जाएगा। अब क्या है? बंधुत्व शब्द संविधान के प्रस्तावना में कहां से लिया गया है? फ्रांस से। संविधान के प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितना बार है? इसको बोलते हैं जीके। एक विद्यार्थियों को फोन किया था, बोलता है सर जीके पढ़ाते हैं कि जीएस? हम बोले जीएस। बोला तब नहीं पढ़ेंगे। बोले ठीक है मत पढ़िए। इसी को बोलते हैं जीके। जीके क्या पढ़ाया जाता है? जीके कहीं पढ़ाया जाता है? जीके जीएस का एक पार्ट है जो परंपरागत रूप से कहीं बदला नहीं जा सकता है, वही चीज़ है। भारत शब्द कितना बार आया है? पूछे कहाँ आया है? प्रस्तावना में आया। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है? अभी थोड़ी देर पहले हम बोले थे, क्या बोले थे? सुप्रीम कोर्ट भी बोला है और ठाकुर प्रसाद भार्गव भी बोला, हम बोले थे, मुझे याद है, बोले थे ना। अब है संविधान के लक्ष्य क्या क्या है? 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और व्यक्ति की गरिमा, यही लक्ष्य है। क्वेश्चन पूछेगा भारत के संविधान के अमुख्य लक्ष्य क्या हैं, तो यही 4 याद रखना। इस 4 के अलावा कुछ भी होगा तो वो गलत होगा। 3 प्रकार का, बोलो, 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का समानता और गरिमा, ये सब मिल जाएगा तो क्या बनेगा? लक्ष्य बनेगा ना। अब पूछेगा प्रस्तावना का उद्देश्य और आदर्श क्या है? देखना, उद्देश्य और आदर्श, हमारा ये चीज कहां से पूरा होगा? 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता और गरिमा, ये पूरा होगा मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से और फंडामेंटल ड्यूटीज से, सॉरी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी से। यानी मौलिक अधिकार से पूरा होगा, नीति निर्देशित तत्व से पूरा होगा और मूल कर्तव्य से पूरा होगा। कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ें, आगे देखिएगा। उपरोक्त तत्वों को, इससे क्या पता चलता है? लोक कल्याण पता चलता है ना। अरे क्या कल्याण होगा लोगों का? ये सब लागू होगा तो क्या होगा? कल्याण होगा। याद रखेगा, भारत के संविधान में लोक कल्याण शब्द नहीं है, लेकिन पता चलता है कि लोक कल्याण है। अर्थ निकल रहा है कि कल्याण की भावना है। अरे जिसको न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा, समानता मिलेगा, गरिमा होगी, वो उसको कल्याण ही तो हो रहा है, अर्थ निकलेगा। लेकिन देखना क्या लिखा हुआ यहाँ देखना, उपरोक्त दोनों तत्वों से लोक कल्याण का पता चलता है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। VVI कर देना इसको। अब है ये इंपॉर्टेंट, इसको कथन है, कौन कौन क्या बोला है देख लीजिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट है। ये अध्याय समाप्त हो गया। आप लोगों को अच्छा हो लगा होगा, जो भी लोग आप लोग देख रहे हैं। कल हम लोग, यानी अब हमसे मुलाकात सोम मंगल बुध को होती है। अगली बार हमारी मुलाकात यूट्यूब चैनल पर होगी सोमवार से। एक नए अध्याय से, तीसरे अध्याय से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं हम लोग कल। और आप लोग पढ़ के आइएगा, हम लोग जो है सुनेंगे सोमवार को, ठीक है? चलिए।